अस्सलाम वालेकुम। स्पेनिश ड्राइविंग लाइसेंस की एक और वीडियो के साथ मैं हूं वकास अकरम। दोस्तों, आज की हमारी इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे एक और टेस्ट जो कि है टेस्ट नंबर 7। ये वो सवालात हैं जो कि मार्च 2023 के एग्ज़ाम में आए थे। तो इससे आपको एग्ज़ाम्स के ऑफिशियल जो क्वेश्चंस है वो मैं इसलिए लाता हूँ ताकि आपको पता चले कि जिन क्वेश्चंस की आप तैयारी कर रहे हैं, जो कि आपने थ्योरी में देखा है, क्वेश्चन ऑफिशियल भी उसी तरह के ही होते हैं। तो आज के टेस्ट का आगाज करते हैं इस सवाल के साथ। हमें सवाल कह रहा है, un ciclomotor de cuatro ruedas tiene cinturones de seguridad। एक सिक्लोमोटर 4 टायरों वाला, सिक्लोमोटर इसलिए है क्योंकि वो 45 उसकी मैक्सिमम स्पीड होगी, और या कह लें कि आप ये 50 सीसी। तो इसमें सिंतुरोनेस de seguridad है, मतलब उसमें सीट बेल्ट है। es obligatorio ponerse el casco, तो क्या लाजमी है कि वो हेलमेट पहने क्योंकि है तो वो सिक्लोमोटर। तो इसका ऑप्शन ए है नो, नहीं लाजमी। ऑप्शन बी है सी pero solo fuera de poblado, हाँ लेकिन सिर्फ और सिर्फ आबादी से बाहर। और ऑप्शन सी है सी si el vehículo no tiene capota, बिल्कुल इसको हेलमेट पहना होगा अगर गाड़ी के ऊपर मतलब छत नहीं है। तो इसका सही जवाब क्या है? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए। अगर कोई भी सिक्लोमोटर जो 4 टायरों वाला, लेकिन 4 टायरों वाला इस तरह का, जिस तरह गाड़ी की शेप होती है इस तरह का हो, और उसमें सीट बेल्ट मौजूद हो, और बाकी उसकी कारफेरिया इस तरह की हो, तो फिर लाजमी नहीं कि आप हेलमेट पहने। अगर दूसरा सिक्लोमोटर है, बेशक वो 4 टायरों वाला है लेकिन उसकी शेप मोटरसाइकिल वाली है, तो फिर उसमें लाजमी होगा। इस तरह की शेप में लाजमी नहीं है कि आप हेलमेट पहने। अगला सवाल, como norma general। नॉर्मा general मैं बहुत दफ़ा ये एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ लेकिन मेरे ख्याल से सही लफ्ज़ इसका नहीं मिल रहा मुझे। नॉर्मा general कहते हैं आम तौर पे, या बेसिक कानून क्या कहता है। हर कानून में बाद में एक्सेप्शंस होती हैं, लेकिन उन एक्सेप्शंस को छोड़ के आम तौर पे está permitido circular en paralelo con otra motocicleta। तो क्या इस चीज़ की इजाज़त है कि आप किसी मोटरसाइकिल से के पैरेलल हो जाएं। पैरेलल ये होता है कि इस तरह से जा रही है और दूसरी उसके साथ जाए, बजाय पीछे जाने के उसके साथ जब जाएंगे तो ये पैरेलल होता है। तो क्या इस चीज़ की इजाज़त है कि आप एक मोटरसाइकिल के साथ पैरेलल हो जाएं? ऑप्शन ए कह रहा है सी, arrimándose todo lo posible al borde derecho de la calzada। बिल्कुल इसकी इजाज़त है। इस केस में जितना हो सके उतना, जो सड़क की दाएं जाने वाला बोर्ड है, उसका एंड है सड़क का, उसके जितना करीब हो सके वहां जाके। ऑप्शन बी, सोलो इन caso de adelantamiento, सिर्फ और सिर्फ ओवरटेकिंग के लिए। और ऑप्शन सी, नो। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी। ऑप्शन सी नो डायरेक्ट इसलिए इसका जवाब है क्योंकि हमें कह रहा है नॉर्मा general। बाद में एक्सेप्शन इसमें है, किसी सूरत में आप कर सकते हैं किसी में नहीं, लेकिन नॉर्मा general ये कहता है कि आप किसी मोटरसाइकिल पे के जो पैरेलल है उसका, उसके पैरेलल नहीं जा सकते। अगला सवाल, las luces adaptativas। las luces adaptativas वो होती हैं जो आपकी जैसे जैसे आप गाड़ी की डायरेक्शन चेंज करते जाते हैं, उनकी भी डायरेक्शन ऑटोमेटिकमेंट जो है वो उस तरफ होती जाएगी। जिस तरह से आप मतलब स्टेयरिंग के साथ टायरों को फेर रहे हैं तो वो लाइट्स भी खुद ब खुद हो जाती हैं। इसे कहते हैं लुसेस अदाप्टाtivas। ऑप्शन ए कह रहा है emiten más luz que las luces convencionales। आम लाइटों से ये ज्यादा रोशनी करती हैं। ऑप्शन बी, mejoran la visibilidad en determinadas situaciones como una curva o una intersección। बाज जगहों पे इनके साथ दिखाई बेहतर देता है, जैसा कि कोई मोड़ हो या कोई इंटरसेक्शन हो, कोई चौराहा हो। ऑप्शन सी, adaptan su luminosidad a la visibilidad existente। ये बार की रोशनी के हिसाब से अपनी रोशनी देती हैं, मतलब अगर कम रोशनी की जरूरत हो तो कम देंगी, ज्यादा की हो तो ज्यादा देंगी। तो इसका सही जवाब क्या है? इसका सही जवाब है, जैसा कि मैं शुरू में आपको बताया, ये वो हैं जो कि आपके मतलब स्टेयरिंग के साथ खुद ब खुद फिरती जाती हैं। तो इस तरह से जब आप किसी मोड़ पे होंगे तो ये आपकी विजिबिलिटी बेहतर करेंगी। इसलिए ऑप्शन बी है इसका सही जवाब। mejoran la visibilidad en determinadas situaciones como una curva o una intersección। अगला सवाल कह रहा है, si los paneles de mensaje variable indican que los turismos con distintivo ambiental B pueden circular por el carril BAO, ¿qué ocupación mínima debe tener el vehículo? तो यहाँ पे हमें कह रहा है कि जो पैनल्स होते हैं, जो मतलब मैसेजेस जिनके ऊपर बदलते रहते हैं, पैनल्स वेरिएबल्स जिनको कहते हैं, उनके ऊपर लिखा हुआ है कि वो कारें जिनके ऊपर ये 20 स्टिकर लगा हुआ है, वो बाओ जो कार्रिल होती है, vehículos de alta ocupación,
वो उसके ऊपर ये लगाओ कि ये गाड़ियां उसमें सर्कुलर कर सकती हैं, चल सकती हैं, तो उस कार में कम से कम कितने जो मुसाफिर होने चाहिए? क्योंकि बेसिकली ये बाउ जो कारिलेस होती हैं ये उन गाड़ियों के लिए होती हैं जिनमें एक से ज्यादा मुसाफिर हों, इसलिए इसको कहते हैं अल्ता ऑक्यूपासियोन, ज्यादा ऑक्यूपार हों। लेकिन अगर वो कहे कि इसके अंदर बी वाली गाड़ियां जा सकती हैं, बी वाली तुरिस्मोस जा सकती हैं, तो फिर कितने होने चाहिए? ऑप्शन ए कह रहा है 200 ocupantes incluido el conductor, ड्राइवर को मिला के दो। ऑप्शन बी कह रहा है उनो, एक। और ऑप्शन सी कह रहा है दोस सिन इंक्लूड el conductor, ड्राइवर को छोड़ के दो। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी। आमतौर पे ये होता है कि एक कार जो कि वहां से गुजरना चाहेगी उसके लिए लाजमी है कि उसमें एक से ज्यादा जो लोग हैं वो सवार हों। लेकिन जब ये लिखा हो कि बी वाले जा सकते हैं तो उस सूरत में आप जा सकते हैं, बेशक एक ही उसमें गाड़ी में सवार क्यों ना हो। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं podrán utilizar el carril BAU aun cuando solo lo ocupe su conductor। इन सारे स्टेजेस पे ये गाड़ियां जा सकती हैं बाउ में, बेशक उनमें एक ही क्यों ना मुसाफिर हो, ड्राइवर हो। जो स्पेशल लोगों की गाड़ियां होती हैं जिनमें ये डिस्कापासिदाद का निशान होता है वो 3500 किलोग्राम मासा मैक्सिमा से ज्यादा वाली, मोटरसाइकिल, जो एम्बुलेंस है वो, टैक्सी, ये सारी हैं जो कि एक के साथ जा सकती हैं, उसके साथ साथ जिनके ऊपर ये स्टिकर्स लगे होते हैं। तो इन स्टिकर्स वाली, किसी भी स्टिकर वाली, और ये जो गाड़ियां ऊपर ये यहाँ पे आप देख सकते हैं मतलब इसके ऊपर आपको जो मैसेज है वो बता रहा है abierto para eco se y bus bao। लेकिन यहाँ पे बी प्लस रेस्ट ऑफ द व्हीकल सर्रादोस, मतलब यहाँ पे ये कह रहा है कि बी और बाकी जो है उनके लिए बंद है, तो इस सूरत में बी नहीं जा सकेगा। लेकिन अगर लिखा हो कि बी जा सकता है तो वो एक के साथ भी जा सकेगा। अगला सवाल है इन una carretera convencional, एक नेशनल रोड कह लें इसको या आम रोड है उस पे donde se colocará un ciclomotor para girar a la izquierda, एक मोटरसाइकिल, एक सिक्लोमोटर जो छोटा मोटरसाइकिल होता है 45 तक जिसकी स्पीड होती है, तो वो अगर बाएं जानिब उसने मुड़ना है तो वो कहां से मुड़ेगा? एक नेशनल रोड पे, ये जो आपको फोटो में नजर आ रहा है इस तरह का रोड है जो कि बिल्कुल कोई ना ही आबादी के अंदर है और ना ही वो एक क्या उसका autopista या autoví है। तो ऑप्शन ए कह रहा है si no existe carril específico para realizar el giro se situará a la derecha fuera de la calzada। अगर उसके लिए स्पेशल बाएं जानिब मुड़ने के लिए ट्रैक नहीं है तो वो दाएं जानिब सड़क से बाहर होके रुकेगा और वहां से मुड़ेगा। ऑप्शन बी कह रहा है en el eje de la calzada si la vía es de doble sentido, बिल्कुल सेंटर में, ये जो सेंटर वाली लाइन होती है इसे eje कहते हैं, तो बिल्कुल इसके साथ यहाँ पे। और ऑप्शन सी कह रहे हैं ला पार्टे सेंट्रल de su carril, बिल्कुल सेंटर से वो मुड़ेगा। तो इसका सही जवाब कौन सा है? सही जवाब है इसका ऑप्शन ए, बिल्कुल वो अपनी सड़क के दाएं जानिब बाहर आके रुक जाएगा और जब ट्रैफिक उसे इजाजत दे तो वहां से वो हिरार होगा। अगला सवाल, सॉरी अगले सवाल से पहले यहाँ पे आप देख सकते हैं अगर तो स्पेशल ट्रैक है तो आप उससे उसमें दाखिल होके वहां से आप मुड़ जाएंगे बाएं जानिब। लेकिन अगर ट्रैक नहीं है जिस तरह का ये केस है तो इसमें वो बाहर जाएगा यहाँ से और वहां से मुड़ के बाएं जानिब वो आ जाएगा। तो ये है सिक्लोमोटोरेस और बिसिक्लेटास के लिए आबादी से बाहर। सी आ cambiado de domicilio, अगर आपने अपना एड्रेस चेंज कर लिया है, tiene obligación de comunicar a la jefatura de tráfico, तो क्या आपके लिए लाजमी है कि आप ट्रैफिक वालों को अपना नया एड्रेस दें? ऑप्शन ए कह रहा है सी debo comunicar mi nuevo domicilio en plazo de 15 días, 15 दिन के अंदर अंदर मैंने अपने नया एड्रेस उनको बताना है। ऑप्शन बी कह रहा है नो los datos se actualizan solos, वो खुद ही उनको खुद ही पता चल जाता है, जरूरत नहीं है। और ऑप्शन सी कह रहा है sí, pero esperaré a comunicarlo cuando me caduque la validez del permiso de conducción, मैं वेट करूंगा जब तक मेरा जो ड्राइविंग लाइसेंस वैलिड है, जब वो खत्म होगा तो नया बनाने के लिए जब मैं जाऊंगा तो उनको बता दूंगा। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, बिल्कुल जब आप अपना एड्रेस चेंज करते हैं तो 15 दिन के अंदर अंदर आपको ट्रैफिक वालों को बताना होगा। आपका जो लाइसेंस है उसकी कोई भी बात तो चेंज होती है 15 दिन के अंदर अंदर, अगर आपने गाड़ी बेची है तो 10 दिन के अंदर अंदर आपने ट्रैफिक को बताना है कि आपने ये गाड़ी बेच दी है। अगला सवाल कह रहा है puede conducir con una distancia ilimitada con una rueda de uso temporal, तो क्या मैं ये टेम्पररी यूज का जो टायर होता है इसके साथ जितने मर्जी किलोमीटर्स करूं, जितना मर्जी फासला जो है तय करूं? ऑप्शन ए कह रहा है सी, si está homologado
ई por vía urbana, बिल्कुल अगर वो homologado है मतलब वो गारंटी शुदा है और आबादी के एरिया में। ऑप्शन बी कह रहा है नो, debe atender a las limitaciones que indica el fabricante, जो उसको बनाने वाला है, जिसने उसको तैयार किया, उसकी इंडिकेशंस आपने देखनी है। और ऑप्शन सी कह रहा है सी llevando el neumático con una presión superior a las demás, नहीं सॉरी, ऑप्शन सी कह रहा है बिल्कुल आप जितने मर्जी किलोमीटर्स करें, लेकिन यह है कि उसमें जो हवा है, उसमें जो हवा का प्रेशर है वो आम टायरों से ज्यादा होना चाहिए। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, बिल्कुल नहीं। इसके लिए आपने जो उसका बनाने वाला है उसकी इंडिकेशंस देखनी है। आमतौर पे ये होता है, ये जो रुएदा दे उसो टेम्पोरल होता है, इसके ऊपर भी आप देख सकते हैं लिखा हुआ है कि मैक्सिमम आपने 80 की स्पीड इसके साथ जा सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा 200 किलोमीटर आप इसके साथ फासला तय कर सकते हैं। जो उसो टेम्पोरल का टायर होता है उसके साथ मैक्सिमम स्पीड आपकी 80 और ज़्यादा से ज़्यादा 200 किलोमीटर। ये वो टायर होता है जो कि आप अपनी गाड़ी में रख सकते हैं। जब खुदा न खास्ता आपका टायर खराब हो जाता है तो बजाय एक नॉर्मल टायर आपका गाड़ी अपनी गाड़ी में रखने के, जो बहुत ज़्यादा वजनी और बड़ा होता है इससे, तो आप ये टायर उस टेम्पोरल वाला गाड़ी में रख सकते हैं, जिसको आप मतलब लगा के अपनी गाड़ी कम से कम तैयार किसी तक ले जा सकते हैं। लेकिन इसका यह है कि मैक्सिमम आपने 80 की स्पीड के साथ गाड़ी चलानी है और ज़्यादा से ज़्यादा 200 किलोमीटर तय करने हैं। अगला सवाल कह रहा है si no dispone de un sistema alternativo al de cambio de ruedas, basta con llevar una rueda de repuesto, तो क्या आपके पास कोई और सिस्टम नहीं है जिसके साथ आप अपना टायर चेंज करवा सकें, तो क्या सिर्फ और सिर्फ अपने पास एक स्पेयर टायर रखना ही काफ़ी है? मतलब आपके पास कोई रुएदा दे उसो टेम्पोरल नहीं है, कोई और ऐसा सिस्टम नहीं है जिसके साथ आप अपनी गाड़ी अगर टायर आपका फट जाता है तो उस एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकें, कोई और सिस्टम नहीं है आपके पास, तो क्या सिर्फ आपको टायर ही स्पेयर रखना होगा? ऑप्शन ए सी, siempre que sea igual al resto de las ruedas, हाँ बिल्कुल एक टायर ही रखना होगा अगर वो दूसरों की तरह का है, बिल्कुल सेम है। तो ऑप्शन बी कह रहा है सी, सी एस una rueda de uso temporal, हाँ अगर ये एक uso temporal का टायर है तो बिल्कुल वही काफ़ी है। और ऑप्शन सी कह रहा है नो, debe llevar además las herramientas necesarias para su cambio, नहीं ये अकेला लाजमी नहीं है, आपके पास उसको चेंज करने का सारा मटेरियल होना चाहिए। और यही है इसका सही जवाब। अगर टायर के अलावा कोई और आपके पास ऑप्शन नहीं है तो मतलब अगर आपने टायर ही पास रखना है तो सिर्फ टायर रखना लाजमी नहीं है, आपके पास मुकम्मल तौर पे वो किट होनी चाहिए जिसके साथ आप अपनी गाड़ी का टायर चेंज कर सकें। अगला सवाल कह रहा है a la vista de la señal, ये जो साइन बोर्ड आपको नजर आ रहा है ये देखते हुए tienen preferencia de paso los animales domésticos cuando crucen la calzada, तो इसको देखते हुए जो पालतू जानवर हैं उनको गुजरने का पहले हक है या नहीं? ऑप्शन ए कह रहा है सी, cuando vayan acompañado por un conductor de ganado mayor de edad, जी बिल्कुल उनको पहले गुजरने का हक है जब उनके साथ एक मायोर de edad मतलब 18 साल से ज्यादा का बंदा हो। ऑप्शन बी कह रहा है नो। और ऑप्शन सी कह रहा है सी, cuando formen un rebaño, जब वो एक ग्रुप की शक्ल में हो। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, नहीं। इस साइन बोर्ड को देख के बिल्कुल उनको फकीयत नहीं है, बिल्कुल उनको पहले गुजरने का हक नहीं है। इसी बोर्ड से मिलता जुलता एक और बोर्ड होता है, जब उसके नीचे काइयादा लिखा हो तो फिर उनको इजाजत होती है। जब तक ये नीचे आपको जो काइयादा नजर आ रहा है ये नहीं है, सिर्फ ऐसा है, तो फिर भी ये सिर्फ आपको कह रहे हैं कि यहाँ जानवर आ सकते हैं, ध्यान करें। लेकिन जब इसके साथ ये काइयादा का लफ्ज होगा तो फिर उसे पहले गुजरने की इजाजत होगी या फकीयत होगी। और हमारा आज का आखिरी सवाल, si ya ha entrado en la intersección con su turismo y un agente levanta la mano, ¿qué debe hacer? जब आप एक चौराहे के अंदर दाखिल हो चुके हैं और उस वक्त जब आप हो चुके हैं तो उस वक्त एक पुलिस वाला हाथ ऊपर कर लेता है कि गाड़ी नहीं गुजर सकती, तो आपको क्या करना चाहिए? ऑप्शन ए कह रहा है नो detenerme, मैं रुकूंगा नहीं, या que esta señal solo me obliga a moderar la velocidad, क्योंकि ये साइन मुझे सिर्फ ये कहता है कि स्पीड आहिस्ता करो। ऑप्शन बी, detenerme en condiciones de seguridad, हिफाजती तदाबीर के साथ रुक जाना। और ऑप्शन सी कह रहा है continuar, या que no tengo obligación de detenerme, मैं चलता जाऊंगा क्योंकि मुझे रोकने का लाजमी नहीं है मेरे लिए रुकना। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी। क्यों इसके लिए लाजमी नहीं है? तो यहाँ पे आपने जिस चीज पे ध्यान देना है वो है कि आप एंटर हो चुके हैं एक इंटरसेक्शन में, मतलब जब एक चौराहे में आप एंटर हो चुके हैं फिर अगर पुलिस वाला हाथ ऊपर करता है तो फिर लाजमी नहीं है आपके लिए रुकना। लेकिन अगर अभी तक एंटर नहीं हुए तो फिर आपको रुकना होगा।
लेकिन इस केस में क्योंकि वो क्लियरली आपको कह रहा है कि आप दाखिल हो चुके हैं, तो फिर आप जा सकते हैं, आपको रुकने की ज़रूरत नहीं। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो साइन कर पुलिस वाले का ये जो हाथ के साथ इशारा है, obliga a detenerse a todos los usuarios de la vía que se acerquen a la gente। जितने भी जो ड्राइवर्स हैं, गाड़ियां हैं इसकी तरफ आ रही हैं, सबको ये रुकने का हुक्म दे रहा है इस तरह के साइन के साथ। लेकिन उन ऐसे ड्राइवर्स को एक्सेप्शन ये है कि ऐसे ड्राइवर जो कि अगर रुकें तो कोई एक्सीडेंट हो सकता है, मतलब वो सेफ नहीं है उनके लिए, तो वो नहीं रुकेंगे। और साथ साथ में लाजमी उनके लिए नहीं है जो कि बिल्कुल एक इंटरसेक्ट, अगर वो चौराहे में है तो जो चौराहे के अंदर दाखिल हो चुके हैं उनके लिए लाजमी नहीं है कि वो रुकें। जो एक्सीडेंट कर सकते हैं वो भी गुजर जाएंगे, और जो इंटरसेक्शन में दाखिल हो चुके हैं वो भी गुजर जाएंगे। बाकी सबको ये रुकने का हुक्म दे रहा है। और इसके साथ करते हैं अख्ताम आज की क्लास का। उम्मीद करता हूं कि आपको ये पसंद आई होगी और कुछ ना कुछ आपको सीखने को जरूर मिला होगा। मिलते हैं अगली वीडियो में इंशाल्लाह, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।